हेलो क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेशन 2021 टू 2022 टर्म 1 का सिलेबस क्लास 10 रियल नंबर। ज़्यादातर बच्चों ने अभी तक अपना सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, एक टॉपिक भी नहीं पढ़ा, तो ये हमारा 40 डेज़ की स्ट्रेटजी है। इसमें हमारे सारे के सारे चैप्टर जो हैं वो कवर हो जाएंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर वो 40 के 40 डेज़ अभी पढ़ेंगे अभी से भी, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 40 में से लगभग 35 या 35 से अबो मार्क्स उनके अभी भी बड़े आराम से आ जाएंगे। तो हम पहले चैप्टर का बेसिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब की बार मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन हैं, उनको पढ़ने से आई थिंक ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। तो इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। चैप्टर में जो थ्योरम्स यूज़ हुई हैं, जो टर्म्स यूज़ हुई हैं, वो सारी की सारी पता होनी चाहिए। तो हम क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर टर्म 1 ये स्टार्ट करेंगे। इसका जो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है आर दोज नंबर विच हैव नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इट मीन्स जो भी प्राइम नंबर होगा उसके मिनिमम 2 फैक्टर होने चाहिए। मीन्स 2 है, 2 का एक तो फैक्टर 1 होता है और एक इटसेल्फ 2, 3, 1 और 3। 4 है, 4 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 4 के फैक्टर 2 भी होता है, 2 एंड 1, 1 2 3, यानी मोर देन 2 फैक्टर हो गए। लेस देन 2 फैक्टर होंगे वो भी नहीं होगा प्राइम नंबर। जैसे 1 प्राइम नंबर नहीं होता, नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि 1 का जो फैक्टर है वो सिर्फ 1 होता है, एक ही नंबर हुआ। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि मिनिमम 2 फैक्टर होने चाहिए, यानी 2 फैक्टर होने चाहिए मिनिमम। एक तो 1 और दूसरा वो इटसेल्फ, जो भी नंबर होगा वो। तो ये हुआ प्राइम नंबर। उसके बाद बात करते हैं हम को प्राइम नंबर की, कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर, देखो इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। को प्राइम नंबर मीन्स 2 नंबर ऐसे होते हैं जिनके पेयर में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता सिवाय 1 के। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, इट मीन्स आर दोज नंबर विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इट मीन्स जैसे 2 और 9 हुआ, इनमें से सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 और 4 हुआ, इनमें से भी 1 कॉमन आ रहा है। तो 1 को छोड़ के उनमें से कुछ भी 1 के अलावा कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर और कुछ कॉमन आता है 1 के अलावा, इट मीन्स 2 और 4 इज इक्वल टू, मीन्स कॉमन अगर हम इनमें से निकालें तो 1 भी इनमें से कॉमन निकल रहा है, 2 भी इनमें से कॉमन निकल रहा है। ये जो इक्वल टू है, इसका मतलब ये नहीं कि 1 आ गया, इसका मतलब मैं कॉमन जो निकल रहा है वो इज इक्वल टू में लिख रहा हूँ। तो इन दोनों में से 1 भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, इट मीन्स ये को प्राइम नहीं है हमारा, ये को प्राइम कभी नहीं हो सकता। वैसे यहाँ पे प्राइम लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि जो दोनों नंबर हैं हमारे कि वो दोनों के दोनों प्राइम हो या ना हो। जैसे हमारा 2 और 4 है, 2 और 4, इन दोनों में ये तो प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, लेकिन ये तो को प्राइम भी नहीं है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा हो गया 3 एंड 4। तो 3 तो हमारा प्राइम है, बट 4 इज़ नॉट प्राइम, 4 प्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों के दोनों नंबर को प्राइम है। को प्राइम से मतलब आप सिंपल सी डेफिनेशन ये समझो कि दो ऐसे नंबर, चाहे वो प्राइम हो या वो प्राइम ना हो, लेकिन उन दोनों में से कॉमन नहीं आना चाहिए कुछ भी। कॉमन आएगा सिर्फ 1, 1 तो सब में से ही कॉमन आता है, तो वो हो गया को प्राइम। आई थिंक को प्राइम जो आपका टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं हमारे आर दोज नंबर
are those number which have at least one factor other than 1 and the number itself। सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप समझो, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, जैसे 2 है, 1 क्रॉस 2, ये प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। 4 है, 2 इंटू 2 इंटू 1, ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते। इट मीन्स जिनका फैक्टर 1 और इटसेल्फ, इनको छोड़ के एक और कोई फैक्टर हो। जैसे 6 है, 6 के क्या होते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 1। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसे ही हम लगातार पहले इसके सारे टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जो भी बोर्ड में आ सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और एक चैप्टर हमारा लगभग 4 से 5 दिन में कवर हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे चैप्टर करेंगे। लगभग 40 डेज़ में आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर ट्री की। फैक्टर ट्री क्या होता है? फैक्टर ट्री एक बहुत आसान सा टॉपिक है। इसमें जैसे 36 है, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 जा 36। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। ये इसका फैक्टर ट्री हो गया। मतलब जो भी नंबर हैं आगे से आगे उसके हमें फैक्टर बना बना के लिखने हैं। ये फैक्टर ट्री हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ की। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोल देते हैं, सॉरी, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर हमेशा बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं? छोटे होते हैं। फैक्टर हमेशा स्मॉल होते हैं नंबर से। जिस नंबर का हम एचसीएफ निकालते हैं, मतलब दो जो नंबर्स होते हैं, मान लो एक नंबर ले लिया हमने 4 और एक ले लिया 6, इन दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों का जो एचसीएफ आ जाएगा वो हमारा वो आ जाएगा 2। अगर हम एलसीएम की बात करें तो लोवेस्ट या फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल हमेशा नंबर से बड़ा होता है क्योंकि मल्टीपल वैसे भी बड़े ही होते हैं। जैसे 6 के मल्टीपल होंगे 6, 12, 18, 24। एंड अगर हम 6 के फैक्टर की बात करें तो फैक्टर हमेशा छोटे होते हैं। जैसे 6 के फैक्टर हो गए 2, 3 और 1। तो जब फैक्टर की बात आई है तो इट मीन्स इन दोनों से आंसर हमेशा छोटा आएगा। बराबर भी आ सकता है इनमें से किसी एक के, लेकिन बड़ा कभी नहीं आ सकता। और एलसीएम हमेशा इन दोनों के बराबर भी आ सकता है, यानी कि 4 और 6 में से भी कोई आ सकता है, नहीं तो हमेशा बड़ा होगा क्योंकि मल्टीपल हमेशा बड़े होते हैं और फैक्टर हमेशा छोटा होता है। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2 एंड जो इसका एलसीएम आ जाएगा वो क्या आएगा, 4, 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 जा 12। 12 आ गया इसका एलसीएम और एचसीएफ आ गया इसका 2। अब बात करते हैं हम रिलेशन क्या होता है इनके बीच में। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। जिन दो नंबर का हम रिलेशन निकालते हैं, मैं जानबूझ के काफ़ी स्मॉल नंबर ले रहा हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो हमें समझने में। मान लो 4 और 6 ले लिया हमने, तो एचसीएफ अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाल के दिखाया था 2 आ गया था, और जो एलसीएम हमारा वो 12 आ गया था। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है एचसीएफ को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम से तो वो उन्हीं दो नंबर की मल्टीप्लाई के इक्वल आता है जिनका हमने एचसीएफ निकाला था और एलसीएम निकाला था, यानी 4 इंटू 6। देख लो आप, एचसीएफ 2 है और एलसीएम हमारा 12 है, तो इज इक्वल टू हो गया 4 इंटू 6। 6 4 जा 24 और 12 2 जा 24, इक्वल आ गया। तो ये रिलेशन हमें हमेशा याद रखना है। जितने भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे उन सब में इसका यूज़ होगा कि जो एचसीएफ है और जो एलसीएम है वो इक्वल होता है 4 इंटू 6, यानी जिन भी नंबरों का हम एचसीएफ निकालते हैं या फिर एलसीएम निकालते हैं उन्हीं की क्रॉस प्रोडक्ट के वो, मतलब प्रोडक्ट के वो इक्वल होता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू
दोज नंबर जिनका हम HCF और LCM निकालते हैं उनके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसमें सारे के सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, उसको बोलते हैं हम रियल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? जो रैशनल नंबर होते हैं वो होते हैं हमारे P/Q की फॉर्म में, व्हेन Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जो नीचे वाला ये नंबर है डिनोमिनेटर में, ये कभी भी हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो वो सारे के सारे ऐसे नंबर्स जिनमें जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, वो उनको हम हमेशा रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल नंबर जैसे 1/2, 3/4, 5/6, 7/9 और ये 4, 2, 3, 5, 7, ये भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। क्योंकि जो भी ये नंबर हैं इनके नीचे, सबके नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 है और 1 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो ऑल दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर के लिए आपको कुछ टर्म और समझनी पड़ेंगी, जैसे कि टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट क्या होता है और नॉन टर्मिनेट क्या होता है? टर्मिनेट होता है जब भी हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो आंसर आता है, मान लो 4.1234, तो ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे 4 पे जाके ये डिवाइड हो गया। लेकिन नॉन टर्मिनेट ऐसे नंबर होते हैं जैसे 4.123456732 अप टू सो ऑन, वो टर्मिनेट नहीं होंगे, वो ऐसे ही चलते रहेंगे। या फिर ऐसे होएगा 4.121212 कुछ भी आ जाएगा, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.12 बार। बार मतलब ये बार बार आएगा, इनको बोलते हैं रिपीटिंग। इनको बोलते हैं रिपीटिंग, ये एक ही बात है, इनको बोलते हैं हम रिपीटिंग। ये है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के दोनों नॉन टर्मिनेट हैं, बट जो टर्मिनेट है वो तो टर्मिनेट ही हो गया, हमारा ख़त्म हो गया, वो तो डिवाइड हो गया पूरी तरह से। बट जो नॉन टर्मिनेट हैं वो क्या होते हैं? वो दो तरह के होते हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में वो आते हैं जो डेसिमल के बाद रिपीट करते हैं, जैसे 4.1232323, तो ये आ गया 4.123 के ऊपर बार आ जाएगा। बार हमने सिर्फ उसी के ऊपर डालना है जो हमारा रिपीट होता हो, इसका मतलब रिपीटिंग। और जो हमारा टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, देखो नॉन टर्मिनेट तो है बट ये रिपीट भी नहीं हो रहा, इसलिए नॉन रिपीटिंग। तो हम जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर फिर से आते हैं, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को समझने के लिए हमें टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट दो नंबरों को जानना बहुत ज़रूरी था। टर्मिनेट होता है जो टर्मिनेट हो जाता है, नॉन टर्मिनेट होता है जो नॉन टर्मिनेट, मतलब जो टर्मिनेट नहीं होता, जो कॉन्टीन्यूसली हम डिवाइड करते रहेंगे होता रहेगा, करते रहेंगे होता रहेगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 ज़ा 9, आप 1 कैरी लोगे, फिर 0 लोगे, फिर 0.3333, ऐसे ही चलता रहेगा ये। तो हम इसको 3.3 बार ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको बार बोलते हैं। इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेट तो है, ये नॉन टर्मिनेट तो है, बट ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये रिपीटिंग भी है, क्योंकि इसके ऊपर बार आया। जैसे ये भी रिपीटिंग है, वो अगर बार लगा दे तो रिपीटिंग है ही, नहीं भी लगाए तो वो आपको देख लेना है पॉइंट के बाद कि नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं या फिर नहीं। तो नॉन जो टर्मिनेट है वो दो तरह के होते हैं, एक नॉन रिपीटिंग और दूसरे रिपीटिंग। तो बात हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, रैशनल और इरेशनल की। देखो, अगर हो हमारा टर्मिनेट फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर हो हमारा नॉन टर्मिनेट दो तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग, मतलब ना तो वो टर्मिनेट हो रहा और ना वो रिपीट कर रहा। जैसे एग्जाम्पल 0.4123523794, सेम सेम रिपीट करना चाहिए बार बार। ऐसा नहीं कि एक दो नंबर डिजिट हमारा रिपीट कर गया तो रिपीटिंग हो गया, नहीं। तो जब दोनों बार नॉन आ जाए, यहाँ पे भी नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट, तो वो तो होता है हमारा इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर होता है वो? इरेशनल नंबर। बट टर्मिनेट हो जाए या नॉन टर्मिनेट हो बट रिपीट हो रहा है, तो वो ये दोनों होते हैं हमारे रैशनल नंबर। क्या होते हैं ये? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ ये याद रखो जब दोनों बार नॉन नॉन आता है, नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग, नॉन नॉन दोनों बार नॉन नॉन है, तो वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के और बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे √2, √3, √5, √4 इज इक्वल टू हमें पता है 2 होता है, तो ये इरेशनल नहीं है, ये हमारा रेशनल नंबर है। अगर हमें पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है तो हम इसको लिखेंगे रेशनल नंबर। बट अगर 3.14 ये वाली वैल्यू दे रखी है तो इसको लिखेंगे इरेशनल, क्योंकि ये अभी हमारे पास रेशनल फॉर्म में है। आफ्टर डिवीज़न अगर इसको हम डिवाइड करके देखेंगे फिर ये इरेशनल की कैटेगरी में चली जाएगी। अदरवाइज ऑप्शन में 22/7 है तो ये रेशनल है, क्योंकि हमें सम को करके नहीं बताना कि जो वो नंबर है वो रैशनल है या इरेशनल है। जो हमें किया हुआ ये जो सोल्व करके जो आंसर में 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनको देख के बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल। अगर 22/7 आ जाए ऑप्शन में तो ये रैशनल होता है। अगर 3.14 समथिंग, क्योंकि ये तो कभी पीछे चलता ही रहता है, ये इरेशनल होता है, क्योंकि ये टर्मिनेट भी नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है ये। उसके बाद टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में 6 की पावर n, 5 की पावर n, 4 की पावर n, कि ये जो n है n बिलोंग्स टू कैपिटल N और समथिंग इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। तो ये पूछेगा कि भाई n की ऐसी हम क्या पावर लें या n की क्या पावर हो सकती है जिससे इसको सोल्व करने के बाद जो नंबर आएगा, जो उसका लास्ट डिजिट है, जिसको यूनिट प्लेस और वंस प्लेस या वंस डिजिट बोल देते हैं, वो ज़ीरो होगा या नहीं। सिंपल सी बात है, जो आप ये बेस में है इसके फैक्टर बना के देख लो। तो 6 के फैक्टर बन रहे हमारे 2 × 3, 5 के 5 × 1 और 4 के 2 × 2। अगर इनके फैक्टर में 2 और 5 ये दोनों नंबर हैं, सिर्फ ये दोनों नंबर हैं, तो वो जो भी हमें इसको सोल्व करके जो आंसर आएगा उसका एंड पॉइंट ज़ीरो होगा। अदरवाइज उसका एंड पॉइंट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। जैसे जो ये है इसका एंड पॉइंट ज़ीरो नहीं होगा, ये है इसका भी नहीं होगा, ये है इसका भी नहीं होगा। अगर इसके बेस के जो हमने फैक्टर किए हैं 6, 5 या 4 के, उनमें 2 और 5 दोनों मिल जाते, तो ये इनको सोल्व करके जो भी नंबर आता है, इनकी पावर चाहे जो भी रही हो उससे हमें मतलब नहीं है। बेस में अगर 2 और 5 दोनों के दोनों इंक्लूड हैं तो इट मीन्स वो जो लास्ट उसका डिजिट है वंस प्लेस या यूनिट प्लेस वो ज़ीरो होगा, अदरवाइज ज़ीरो नहीं होगा। हमारा लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का, इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज नहीं, पूरे के पूरे चैप्टर का। अगर बेस में इट मीन्स डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उसके हम फैक्टर करके देखेंगे। उसके फैक्टर्स में मान लो यहाँ पे हमारा 12 है, यहाँ पे ऊपर है हमारा 5/12 है, और वो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि विदाउट एनी, मतलब विदाउट एनी डिवीज़न आपको बताना होगा कि ये टर्मिनेट है या ये नॉन टर्मिनेट है। तो आप ये कैसे बताओगे कि ये टर्मिनेट है या फिर नॉन टर्मिनेट है? तो उसके लिए आप जो नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर है आप उसके फैक्टर करो। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। अगर उसके जो नीचे फैक्टर हैं, जो बने हैं नीचे फैक्टर, उनमें डिनोमिनेटर में जो नीचे हमारे ये जो नंबर हैं उसके फैक्टर करेंगे। अगर उनके फैक्टर में 2 हो, 5 हो या 2 और 5 हो, 1 2 3, 2 हो, 5 हो
2 और 5 हो। सिर्फ ये 3 कंडीशन में अगर हमारे फैक्टर हैं तो वो होगा टर्मिनेट, अदरवाइज नॉन टर्मिनेट। इट मीन्स जो ये हमारा है इसको हम बिना डिवाइड करे बता सकते हैं कि ये हमारा नॉन टर्मिनेट होगा, क्योंकि इसके फैक्टर में 3 आ गया है। अगर टर्मिनेट होगा तो या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए। एक भी आ जाए, खाली 2 फैक्टर आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5। हाँ, 2 कितनी बार भी आ जाए, चाहे 5 बार 10 बार, 5 टाइम्स 6 7 8 9 10 डजेंट मैटर। 5 कितनी भी टाइम्स आ जाए, 2 और 5 कितनी भी टाइम्स आ जाए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट या तो सिर्फ 2 हो या 5 हो या 2 और 5 बोथ दोनों हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो होगा हमारा टर्मिनेट, अदरवाइज नॉन टर्मिनेट। ये नॉन टर्मिनेट है क्योंकि इसके फैक्टर में 3 एक्स्ट्रा आ गया है। हाँ, अगर ये 3 जो ऊपर हमारा न्यूमरेटर में नंबर है उससे कैंसिल आउट हो जाए, उससे कैंसिल आउट हो जाए, तो फिर जो हमारे डिनोमिनेटर में जो नंबर बचे हैं वो तो 2 2 बचते, तो फिर ये हमारा टर्मिनेट हो जाता। बट यहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर 5 है और 5 से 3 कभी भी कैंसिल आउट नहीं होता, तो इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेट है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नीचे डिनोमिनेटर में 2 5 2 और 5 ये होने चाहिए फैक्टर में। इनके अलावा अगर कोई फैक्टर है और वो ऊपर वाले से टर्मिनेट नहीं हो रहा, इट मीन्स न्यूमरेटर से टर्मिनेट नहीं हो रहा, न्यूमरेटर से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज 2 5 2 और 5 हैं सिर्फ, तो वो टर्मिनेट है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेट है। या कोई एक्स्ट्रा नंबर है, अगर वो ऊपर वाले से कैंसिल आउट हो जाए और उसके बावजूद 2 5 और 2 और 5 बचे तो वो टर्मिनेट है। और अगर हमें किसी नंबर को देखना है कि वो उसका जो एंड है वंस प्लेस या टेंस प्लेस, सॉरी वंस प्लेस ओनली, 0 होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हमें उसके जो बेस में, जैसे यहाँ 6 5 और 4 है, उनको हम करके देखेंगे, वहाँ पे 2 और 5 ये दोनों नंबर होने चाहिए, इनके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, और ये दोनों नंबर होने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 2 और सिर्फ 5 से हमारा काम नहीं चलेगा, यहाँ ये दोनों होने चाहिए, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई होती है 10 और उसी के लास्ट में हमेशा 0 आता है, अदरवाइज 0 नहीं आता। 2 और 5 अगर इंडिविजुअली 2 और 5 हैं बेस में, तो देखो जैसे यहाँ सिर्फ 2 2 था, लेकिन आप इसकी पावर कितनी भी करो, कभी भी इसका आंसर हमारा एंड में 0 से नहीं होगा। इसको सोल्व करने के बाद आप n की वैल्यू कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5, आंसर कभी भी उसको सोल्व करने के बाद पावर को, एक्सपोनेंशियल टर्म्स को, एक्सपोनेंट्स को, आंसर में कभी भी लास्ट में 0 हमारा नहीं आएगा। उसके लिए हमें 2 और 5 दोनों के दोनों चाहिए। बट यहाँ जब हमें टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट देख रहा है, तो नीचे या तो 2 हो तो भी हमारा काम चल जाएगा, 5 हो तो भी चल जाएगा, 2 और 5 दोनों हो तो वो तो बहुत बढ़िया, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। 2 5 के अलावा अगर कोई नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। वो अलग बात है अगर वो नीचे वाला नंबर जो एक्स्ट्रा था 2 और 5 को छोड़ के वो ऊपर से कैंसिल आउट हो गया तो इसी के साथ हमारा पहले चैप्टर का जो बेस है वो पैक हुआ। इसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और लगभग 4 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप ये वीडियो देखो, 40 डेज़ में लगभग ये आपका सिलेबस बिल्कुल कवर हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।